जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। और हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। जो यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पूछता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि मेरा पढ़ाया गया हिंदी से जो क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में आए थे वो डायरेक्ट आए थे। 37 में से 31 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। इस बात को ध्यान रखिए, इस लेवल तक हिंदी पढ़ाई जाती है, इस लेवल तक पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें तो स्किल यात्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आराम से ध्यान से अंत तक पढ़ते रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, ये मैं जरूर दावा कर रहा हूँ। चलिए आते हैं, हम एक एक करके बारीकी से पढ़ते हैं। वर्णमाला है क्या? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्णमाला है क्या। वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है जिसको वर्णमाला कहते हैं। ये वर्ण है क्या? जो हम बोलते हैं सबसे पहले वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनियों में दो तरह की ध्वनि होती है। एक होती है सार्थक ध्वनि और एक होती है निरर्थक ध्वनि। कैसी ध्वनि? सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। ये सार्थक ध्वनि क्या है? ऐसी ध्वनि जिसका कोई चिन्ह या प्रतीक दे दिया गया। क्या दे दिया गया? प्रतीक। जैसे हमने कहा क, तो क से आपने समझा क ऐसे होगा, लेकिन हम अगर रेंग कर दें इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या है। तो यानी जो सार्थक ध्वनि है जिसका कोई प्रतीक हमें पता है, उन्हीं ध्वनियों को, प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का एक सिस्टमेटिक क्रम बनाया गया हिंदी में, जो अ से कहाँ तक है? अह तक, जबकि हिंदी में ये काउंट हो रहा है, और क से लेके ज्ञ तक। इन सभी को मिला के हम क्रम में व्यवस्थित करते हैं जिसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, इस ध्वनि कह सकते हैं या वर्णमाला कह सकते हैं। इसको हम दो रूपों में बांटते हैं, एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। हम स्वर और व्यंजनों में दो प्रकार से बांटते हैं, पहला स्वर है या दूसरा व्यंजन। जिसमें मात्राएं कम यानी बोलते समय कम समय लगता है वे स्वर कहलाती हैं, और जिनमें ज्यादा स्वर की सहायता से बोले जाता है व्यंजन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। संस्कृत में 13 होती है क्योंकि इसमें अंक और अह भी होता है। हिंदी में इसे अनुस्वार और विसर्ग की संज्ञा देते हैं। शुद्ध स्वरों की जो संख्या होती है वो 10 होता है क्योंकि इसमें ऋषि को काउंट नहीं करते हैं। और जो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। बाकी संयुक्त व्यंजन होते हैं, सॉरी, बाकी अन्य व्यंजन होते हैं, लेकिन कुल कितने हो गए? 33 हो गए। संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे उनकी संख्या, लेकिन व्यंजन जो है वो 33 है। ये कोई फैक्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। व्यंजनों की संख्या 33, स्वर की संख्या 11, मूल स्वर 10। चलिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। कोई भी भाषा बोलने जा रहे हैं, पहली इकाई क्या है? ध्वनि है। उस ध्वनि का प्रतीकात्मक रूप ही वर्ण कहलाता है, और इसी के माध्यम से हम जो भी चीजें हैं पढ़ते हैं, लिखते हैं या समझते हैं। अक्षर है जो छोटी इकाई ध्वनि होती है, ये भी कह सकते हैं। अक्षर की छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। हमने कहा क से पहले हमने ध्वनि सुना, तब हमने लिखा क। भाषा की भी सार्थक इकाई क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, भाषा की जो सार्थक इकाई होगी वो वाक्य होती, किसी भी भाषा को समझने के लिए। और भाषा की सार्थक सबसे छोटी जो इकाई होगी वो होती है शब्द। ये फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं स्वर व्यंजन। स्वर के प्रकार, व्यंजन क्या है, क्या क्या है, एकदम अंत तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन होगा, सभी हम इसके बाद सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाया न गया हो। चलिए,
स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के हो तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, अर्थात कह सकते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है। स्वर को देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ध्यान दीजिए। अगर हम कह दें मात्रा के आधार पर तो 3 प्रकार हो जाते हैं। उस तरह मूल रूप से 2 ही तरह होते हैं, ह्रस्व स्वर और कौन हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में उच्चारण करते समय समय कम लगता है, जिसकी कुल संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋषि है। इसी को ध्यान दीजिए, बोलने के आधार पर, तो बोलने के आधार पर इसी को ह्रस्व स्वर भी कहेंगे, लघु स्वर भी कहेंगे, मूल स्वर भी कहते हैं, जड़ स्वर भी है, नैसर्गिक स्वर भी नाम रखा गया है, बीजाक्षर स्वर भी कहा गया है। इतने प्रकार नाम रखे गए हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों में, बोलने के आधार पे, इसके आधार पे, मात्रा के आधार पे ऐसे बोला गया। लेकिन जो दीर्घ स्वर शेष जो बचे हैं, दीर्घ स्वर में 7 हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ। फिर आप सोच रहे होंगे अंक और आ कहाँ गया? तो ये अनुस्वार और विसर्ग है, अभी बता रहे हैं। देखिए, आ कैसे बनता है? अ और अ मिल के आ बनते हैं। बड़ी जो है, जो दोनों छोटी से मिलकर बड़ी ई बनती है, और दोनों छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। इसको कुल मिला के हम इसको कहते हैं सजातीय या मूल दीर्घ स्वर। सेम सेम से मिलेगा सजाती, अलग अलग से मिलेगा तो विजाती। है तो दीर्घ स्वर ही, लेकिन ये तीनों सजातीय स्वर कहलाते हैं, या सजातीय संधि स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है। विजातीय संधि स्वर क्या होंगे? देखिए, जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनेंगे विजातीय। जैसे अ और ई का मेल कराते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है। अ और ए का मेल कराते हैं तो अ बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होते हैं। अ और उ का मेल कराते हैं तो ओ बन जाता है, अ प्लस ओ का मेल कराएंगे तो अ बन जाता है। ये भी चीजें ध्यान रखना है। इसलिए तो हमको मूल रूप से क्या ध्यान देना है? हमको यही मूल रूप से, अभी ये तो संधि में हम बताएंगे इन सब चीजों को, इस पे गौर नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, हमको ये ध्यान देना ओ औ, ये जो हैं किनसे बन रहे हैं? 2 संधि से, यानी अ और ई से ए बन रहा है। अ और ए का मेल कर दिए अ हो गया, उ से करा दिए ओ, और ओ से करा दिए तो औ। ये तो संधि में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे संधि होती है, इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए, आइए स्वर के अन्य प्रकार जानते हैं कि स्वर को अन्य किन किन चीजों से कैसे कैसे बांटते हैं। आइए, मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का क्या करेंगे? हम वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर? मुख आकृति के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख की आकृति कैसे बनती है, इसके आधार पर जानेंगे। देखिए, संवृत स्वर पहला याद रखेंगे कि संवृत स्वर क्या है? संवृत स्वर का मतलब होता है क्लोज। अंग्रेजी याद रखेंगे अदरवाइज, यानी बोलते समय हमारा मुख बंद हो जाए। इसकी संख्या है 4। कौन कौन है? दोनों ई, दोनों उ, दोनों ई, दोनों उ। देखिए, बोलते समय मुंह क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो दोनों ई और दोनों उ, ऐसे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाता है। ऐसे नहीं याद रखेंगे ई बड़ी ई उ बड़ा ओ, ऐसे याद रखेंगे दोनों ई दोनों उ। चलिए, अर्ध संवृत का मतलब है हाफ क्लोज, बोलते समय आधा मुख बंद हो। इसमें 2 आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ए ओ, देखिए ओ आधा बंद हो रहा है। विपरीत स्वर का मतलब होता है बिगड़ जाए। क्या हो जाए? बोलते समय बिगड़ जाए। इससे बढ़िया इसका मतलब ओपन हो जाए, बोलते समय खुल जाए। तो डॉक्टर क्या कहता है? बोलो आ, दांत दिखाना होगा तो आ। छोटे बच्चों को भी कहते हैं आ। इससे ज्यादा मुंह नहीं बिगड़ता। एक ही है, कौन है? आ।
अर्ध विपरीत यानी बोलते समय आधा मुंह खुले, इनकी संख्या 4 हो जाती है, जबकि हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग 3 ही होती हैं, जैसे अ, औ। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आगत व्यंजन है, जिसपे ऐसे होता आ और चंद्र बिंदु नहीं लगा होता, ध्यान दीजिए, ऐसे होता चंद्रनुमा। जैसे देखें ऑनर, आप, ऐसे लिखते हैं ना आप। तो ये ऐसे शब्द आगत स्वर है, ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ। कहाँ से आया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है, देखिए नोट करके लिखे भी हैं। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जीभ के आधार पर देख लेते हैं। जीभ के आधार पर जब बोलते हैं तो जीभ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके आधार। देखिए टेंशन मत लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बाकी आप नोट करके लिखते चलिए। जीभ के आधार पर अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वर कितने होते हैं इस प्रकार। एक तो जीभ को 3 भागों में हम बांट देते हैं। जीभ के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। और मुख आकृति के आधार पर कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। ये बातें ध्यान रखना है। तो 3 वर्गों में कौन कौन रखा गया? देखिए अग्र स्वर, जब बोलते हैं तो जो अग्र स्वर है जीभ के अगले हिस्से पे ज्यादा बल पड़ता है। बोल के ट्राई कर लीजिए, जैसे ई ए, जिसे लगता है जीभ यहाँ भारी हो जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? दोनों ई दोनों ए, ऐसे याद रखेंगे। और जबकि दोनों ई दोनों ओ क्या हो जाते थे? ध्यान दीजिए यहाँ पे, दोनों ई दोनों ऊ समृद्ध स्वर, दोनों ई दोनों ए, ऐसे याद करेंगे। जबकि ए आय होता है, लेकिन ऐसे याद कर लेंगे अग्र स्वर। देखिए अगर लास्ट याद रखिएगा मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, कौन है? ओ। कौन आएगा? ओ आएगा। बोलिए ओ। तो जीभ में जैसे लगता है यहाँ धंस रहा है, भारी हो रहा है। बाकी जो बच गए सब पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 5। अग्र स्वरों की संख्या 4, मध्य स्वर की संख्या 1, 5 हो गए। बाकी कितने जो बचे इसकी संख्या 5 ये हो गए। मूल स्वर 10 हो गए। ठीक है, चलिए अब आ गया उच्चारण के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर क्या करते हैं हम? स्वर का वर्गीकरण करते हैं, बंटवारा करते हैं। क्या होता है? पहले चीजें आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहले यह ध्यान रखिए, छोटा सा बच्चा होता है तो कहते हैं उसका कंठ नहीं खुल रहा, और जिस दिन कंठ खुला उस दिन वो बोलना चालू कर देता है। तो पहले चीजें ध्यान देना कि आवाज आ कहाँ से रही है? कंठ से। तो पहली ध्वनि जो आएगी वो क्या होगी? कंठ ध्वनि, या कंठ स्वर पढ़ रहे हैं तो कंठ स्वर। दूसरा किससे बोलेगा? उसके बाद आता है तालु, तो तालव्य से बोलेगा। उसके बाद आता है मूर्धा, एक जीभ में जाकर ऊपर सटता है। उसके बाद आएगा मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद आता है दंत। कौन सी ध्वनि होती है? दंत। लेकिन स्वर में दंत ध्वनि नहीं होती है, स्वर में नहीं होती है, जबकि व्यंजनों में होती है। उसके बाद ध्वनि हम किससे बोलेंगे? ओष्ठ से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? ओष्ठ से बोलते हैं। उसके बाद किससे होगा? कंठ और तालु से। किससे मिलके बनेगा? दोनों से मिलके बने, कंठ और तालु से। किससे बनेगा? कंठ तालु से, यानी कंठ तालव। फिर क्या बनेगा? कंठ प्लस ओष्ठ से बनेगा, कंठोष्ठ ध्वनि हो जाएगी। ऐसे ध्यान रखिए, मिला मिला के बनेंगे। बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इनका बंटवारा कैसे करेंगे? पहली चीजें ध्यान दीजिए, कंठ से बोलना है, फिर किससे? तालु से बोलना है, फिर मूर्धा से बोलना है, फिर दांत से, फिर ओठ से, फिर कंठ ताल से, फिर कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए स्वरों में दंत ध्वनियां नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए इनका बंटवारा कैसे करेंगे? पहला चीजें आप ओ से औ तक लिख लीजिए, जैसे ओ आ, ई ऋषि, उ ए ओ औ। बंटवारा कैसे करेंगे? पहला चीजें एकदम बीचों बीच में ध्यान दीजिए, मूर्धन्य ध्वनि, इसको हाईलाइट कर। मूर्धन्य कौन है? एक ही है, ऋषि। बाकी सबको दो दो को बांट दीजिए। कंठ ध्वनि ओ आ,
तालव्य ध्वनि ई, मूर्धन्य ध्वनि ऋषि, ओष्ठ दोनों उ, कंठ तालव्य ए और कंठोष्ठ क्या हो जाएगा ओ औ। ऐसे दो दो को बांट देंगे, सीधे याद हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ऐसे पूछता है कौन सी कंठ ध्वनि है, तो व्यंजन भी होता है और उसमें से स्वर भी को भी एक किसी को शामिल कर देता है। निम्न में कितने कंठ ध्वनि है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आ जाइए, अंग क्या होता है, इसको कहते हैं अनुस्वार। जैसे आप कहेंगे ऐसे लिखा होता है संविधान, तो ये अनुस्वार इसको पढ़ा जाता है, ये क्या है, अनुस्वार है। और अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं, जो संस्कृत में प्रयोग होता है, ठीक है। और दोनों को कंबाइन रूप से मिला के इसको अयोगवाह कहेंगे, या तो नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अयोगवाह। तीसरा, मात्रा के आधार पर स्वर अगर कोई वर्गीकरण किया गया बाद में, यानी मात्रा के आधार पर, जबकि उस तरह नहीं बोलने के आधार पर, नहीं मात्रा के, तो प्लुत स्वर होता है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसके 3 का अंक जैसे लगाया जाता है, जैसे ओम ज्यादा समय लगता है, जैसे कहते हैं हरे, रे, ऐसे कहते हैं। यानी बोलने में जब ज्यादा समय लगता है, किसी को पुकारते हैं जैसे ओम, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तो जब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मात्रा के आधार पर कहेगा तो आप 3 मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है व्यंजन ध्वनियां। ये व्यंजन ध्वनि क्या है, ये व्यंजन क्या है, ये ध्यान देंगे। व्यंजन होता क्या है, देखिए वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय जो बाहर से निकलने वाली हवा का मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। ये तो हुआ किताबी परिभाषा। लेकिन व्यंजन है क्या, ध्यान दीजिए। व्यंजन वो होते हैं जब बोलते हैं ना तो हमारे मुख में बाधा डालती है, यानी अकेले नहीं आती है, किसी और शब्द को लेके आती है। तो स्वर तो आसानी से बोल देते ओ, लेकिन कहेंगे को तो थोड़ा सा रुक के आ रही है, पता क्यों, को के साथ ओ आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। किसके सहारे से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं आसान भाषा में, ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंत में ये भी बताएंगे कि एक और वर्ड जुड़ा जिसको कहते हैं विशिष्ट व्यंजन, जिसको ये लॉ बनाता है ऐसे लॉ, इसको कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। क्या कहें, विशिष्ट व्यंजन। हिंदी ने मान्यता भी दे दिया है, तो व्यंजनों की संख्या अब 34 हो जाएगी। चलिए, इसमें 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यानी किसी न किसी मुख के अंग को स्पर्श करके निकलती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। जिसमें है क वर्ग, क ख ग घ अंग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। च वर्ग में च छ ज झ इ। इसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी। ध्यान दीजिए, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे हम, क्या कहेंगे, कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये नासिक के ध्वनियां हैं। क्या हैं, ये नासिक के ध्वनियों में आती हैं, इसको नासिक के ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे, नासिक के ध्वनि। तो 25 वर्ड टोटल 5 वर्गों में 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। और अंत अस्त व्यंजन य र ल व, अंत अस्त व्यंजनों की संख्या 4 है, और उसमें व्यंजनों की भी संख्या 4 है। सौ ह, कितने हैं, सौ ह, इसकी भी संख्या 4 है। तो 25 + 4 + 4 कुल संख्या हो गए 33। पुराने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी विशिष्ट व्यंजन को नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको नोट करके लिखवाएंगे। चलिए आगे जानते हैं। पहले तो ये भी जान लेंगे कौन कौन सी ध्वनियां हैं, इसके आधार पे भी हम जान लेंगे, ठीक है। पहले ये ध्यान दीजिए
कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करेंगे। प्राणत्व के आधार पर ये प्राण क्या है, पहला चीज है ये प्राण क्या है। तो प्राण देखिए क्या है, ये प्राण का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं तो उसके आधार पर हमारी जो नाक से हवा निकलती है उसके आधार पर कहते हैं कितना ज़्यादा हवा निकलेगी कितना कम निकलेगी, उसके आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको दो वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। जब प्राण का मतलब होता है वायु, ध्यान दीजिए इसके उच्चारण में फेफड़े से बाहर जो निकलने वाली वायु की मात्रा होती है उसको क्या कहेंगे, हम अल्प प्राण कहेंगे, और ज्यादा समय लगता होगा तो उसको कहेंगे महाप्राण। तो जो प्रत्येक वर्ग पढ़े हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। तो कुल अल्प प्राणों की जो संख्या है वो 31 हो जाती है। कैसे, ध्यान दीजिए अगर प्रत्येक वर्ग बांटा गया तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया। तो पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण है ये होता है अल्प प्राण। तो पांच ये पांच ये, ध्यान दीजिए ये हो गए कितने, 15, ठीक है। और देखिए 11 स्वर होते हैं, अनुस्वार भी होते हैं, ये भी आ गए, ठीक है। और य र ल व क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। तो 15 ये 4 अल्प अंतःष्ठ हो गए, 11 स्वर और 2 अनुस्वार वाले अयोगवा हो गए। तो 15 4 19, 11 30, ध्यान दीजिए सॉरी 15 4 19 हो गए, 11 30 और अनुस्वार होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है, अनुस्वार सिर्फ होता है। विसर्ग जो है महाप्राण हो जाता है। क्या हो गया, विसर्ग महाप्राण हो जाता है। तो अनुस्वार कुल संख्या 31। महाप्राण में क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा महाप्राण में दूसरा और चौथा आते हैं, ठीक है। तो दूसरा चौथा तो 10 ये हो गए, 55 और क्या है 4 आता है 100 100 हो, तो 4 ए और 1 विसर्ग हो गया। तो कुल संख्या हो गई 35। ये भी ध्यान रखना है। चलिए अल्प प्राण महाप्राण देख ही ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, तो क ग अंग च ज इया ट ड ड़, ये देखिए कितने हो गए, 3 बचे 15 ये हो गए। य र ल 19, स्वरों की संख्या 11 और अनुस्वार एक, कुल संख्या 31। इसमें देखिए 10 4 1 कितनी संख्या हो गए, 15, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है घोष नाद या गुंज, या इसी को कहते हैं झनकार या कंपन के आधार पर। जब बोलते हैं तो जो कंपन होती है उसके आधार पे बताना है कितने वर्गों में बांटते हैं। इसके आधार पे भी स्वर को व्यंजन को 2 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला इसमें क्या है अघोष और दूसरा क्या है सघोष। अघोष और सघोष के आधार पर हम इसको बांटते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग